हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर वन शॉट तो बनाइए लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बनाइए। तो आज का ये लेक्चर आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रहने वाला है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सारे मैं आपको बताने वाला हूं, और एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल के न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लास्ट तक रुकेंगे तो बहुत कुछ हासिल करके जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। ये हमारा चैनल है राहुल शांति फिजिक्स के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये वाला प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे, तो जैसे आप ये वाला प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वन शॉट मिल चुका है 2025-26 के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना एक अलग बात हो गई, लेकिन आप सब समझिए इस बात को कि जो फिजिक्स का जो पेपर आता है वो काफी डिफिकल्ट पेपर आता है, ठीक है ना। तो आपको डिटेल में चीजें जब पता होंगी तभी आप एग्जाम को उड़ा पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर डिटेल में वन शॉट बना दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर विजिट कर लीजिएगा। कूलम लॉ के भी अच्छे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनकी वीडियोस भी आएंगे जल्दी। और यहाँ पर सेकंड चैप्टर का भी वन शॉट आ चुका है और थर्ड चैप्टर का भी वन शॉट आ चुका है। अब मैं जो वन शॉट लेकर आ रहा हूँ वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट रहेंगे, जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक कराने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में मैंने एक यहाँ पर एक सीरीज और ओपन की है, मैं आपको बता दूं, यस ये वाली ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के सारे। जैसे कि एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स हो गए, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हो गए, और एडिशनल क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। जो अतिरिक्त मतलब हाई लेवल के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सीरीज चल रही है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी चीजों के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पर आज की जो लेक्चर है, यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और यहाँ पर लगा के रख लेता हूँ, जिसके लिए, क्योंकि जब कोई चीज को विजुलाइज किया जाता है तो बहुत अच्छे से हमको चीजें समझ में आती हैं। चलिए अपनी लोकेशन में वापस आता हूँ और कार्यक्रम को स्टार्ट करते बिना देरी इंट्रोडक्शन की। अब देखिए एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए इनका ये कहना है कि जो हमारा स्वेटर होता है, ठीक है, स्वेटर कभी कभी चार्ज हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। जैसे हम चेयर पे बैठे हैं तो चार्ज हो गया, या किसी ने रुमाल हम पे हिट कर दिया है, ठीक है, स्वेटर पहना वो हिट कर दिया किसी ने, तो उसकी वजह से हमारा स्वेटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जब वो चार्ज हो जाता है तो उस स्वेटर में से एक स्पार्क जनरेट हो जाती है, या फिर चटचटाहट की आवाज हमको सुनाई देती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर इधर देखिए, ये बंदा यहाँ पर खड़ा है फर्श पर, ठीक है। जब ये ऐसे अपने आप को रब करेगा तो इसकी बॉडी में चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? चार्ज आ जाएगा। अब जब ये इसकी बॉडी में ये चार्ज आ गया है और जब ये मेटल को टच करेगा, ये डोर को टच करेगा, तो देखिए ये चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब भी चार्ज डिस्चार्ज होता है बेटा तो स्पार्क निकलती है और चटचटाहट की हमको आवाज सुनाई देती है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको बेटा, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये चार्ज आ गया। अब ये मेटल के डोर को टच करेगा तो यहाँ से देखिए चार्ज डिस्चार्ज हुआ और स्पार्क दिखी और चटचटाहट की हमको आवाज सुनाई देती है। तो ये एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है वो हमको ये बताना चाहता है। दूसरा यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है लाइटनिंग का, ठीक है। लाइटनिंग का एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पर कि जब स्काई, आकाश में बिजली कड़कती है। बिजली क्यों कड़कती है? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं उनके पास चार्ज होता है और वो चार्ज डिस्चार्ज होना चाहता है। तो जब भी वो चार्ज डिस्चार्ज होना चाहेगा तो डिस्चार्ज जब होता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो हमको लाइटनिंग दिखती है और साथ में हमको थंडर सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, धमाका सुनाई देता है वहां पर आकाश में, ठीक है। दूसरा इनका ये कहना है कि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक कार में हम जा रहे हैं, ठीक है, और ये कार पूर्णतः सील्ड होती है, बंद होती है, और हम इसके अंदर बैठे हुए हैं, और जब ये कार भागती है तो बाहर एयर है और एयर की वजह से ये चार्ज हो जाएगी, और चार्ज हो जाएगी तो उसके पास चार्ज आ जाएगा, और गलती से जब हम डोर को पकड़ते हैं या खोलते हैं तो चार्ज हमारी बॉडी से निकलता है तो हमको शॉक लगता है। ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है। अब इसमें एक वर्ड यहाँ पर आएगा आपके सामने, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मीनिंग है? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ पर मीनिंग समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हमसे बोलना चाह रहे हैं कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करेंगे किसके बारे में? फोर्स के बारे में डील करेंगे, यानी कि हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे।
और फिर जो भी हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा चार्ज होगा, स्टैटिक चार्ज होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। ठीक है, स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अच्छे से समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। लाइक दिस मैटर, ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूं ये मैटर है, ये प्लास्टिक की बोतल मैटर है, ये बुक मैटर है। तो जो भी चीज है जो एरिया को ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास होता है, वो सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अब सुनिए ध्यान से, जब भी कोई मैटर को मैं रब करूंगा, ऐसे रब कर लूंगा स्किन से, तो जैसे ही मैं रब करूंगा तो इस मैटर के पास क्या होगा, एक ताकत आ जाएगी। जैसे कॉम्ब ले लिया आपने, कॉम्ब को अपने बालों पर रब किया तो कॉम्ब में एक ताकत आ जाती है। किस तरह की ताकत आ जाती है, वो जिस तरह की भी ताकत हो, उस ताकत की वजह से वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये आपने देखा होगा, बचपन में बहुत किया होगा कि जब आप एक स्केल लेते थे, उसको बालों पर रब करते थे, छोटे छोटे पेपर के पीसेस के बाद लेकर जाते थे, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। क्यों होते हैं अट्रैक्ट, आंसर है उस स्केल के पास एक ताकत आ जाती है, उस ताकत का नाम होता है यस इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज आया किस पर सर, मैटर पे आया, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज को फील कराया गया है कि ये कितने तरह का होता है और क्यों होता है। तो आइए मैं इसको समझाता हूं थोड़ा अलग पेज पर आपको। थोड़ा सा मैं इसको एक ब्लैक स्लाइड लेता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी में करके दिखाया गया है। एक इन्होंने गिलास की रॉड ली है, ठीक है, ओके। इस गिलास की रॉड को हमने सिल्क से रब किया, और आपको मैंने बताया कि जब भी मटेरियल को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके बाद एक ताकत आती है। उस ताकत का नाम क्या बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इसको रब करूंगा तो इसके पास एक ताकत आ गई, उस ताकत का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब मैंने इसको ऐसे हैंग करा के छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरी गिलास रॉड लेकर आया बेटा, इसको भी मैंने सिल्क से रब किया, तो जाहिर सी बात है इसके पास भी ताकत आ गई होगी। अब इसके पास जो ताकत आई है, उस ताकत का नाम तो इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन इस गिलास रॉड को जब मैं इस गिलास रॉड के पास लेकर जाता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि इस ताकत की वजह से ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और दूर होने का मैंने नाम रख दिया रिपल्सन। क्या नाम रख दिया बेटा मैंने, रिपल्सन रख दिया। मतलब गिलास ने गिलास को आफ्टर रबिंग रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। बढ़िया बात है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा बेटा, ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने एक प्लास्टिक की रॉड ली, ये आपकी प्लास्टिक की रॉड है, इसको भी हमने रब किया। जब हमने इसको रब किया तो इसके पास भी वो ताकत आ गई, उस ताकत का नाम क्या बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। इसके पास मैं दूसरी प्लास्टिक की रॉड लेकर आया, जिसको भी मैंने सिल्क से रब किया था, इसके पास भी ताकत आ गई। इसको इसके पास लेकर आया तो इसने भी क्या किया, रिपेल किया। इनके बीच में भी क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। मतलब प्लास्टिक ने प्लास्टिक को रिपल्सन किया, गिलास ने गिलास को रिपेल किया, मतलब फोर्स तो लगा, रिपल्सन का फोर्स लगा। बढ़िया बात है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया बेटा, एनसीईआरटी के तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक गिलास रॉड ली और एक प्लास्टिक रॉड ली। तो जब हम इन दोनों को पास लेकर आते हैं आफ्टर रबिंग, तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं। मतलब इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहां से आप एक बात फील कर पा रहे हैं कि रबिंग के बाद बॉडी चार्ज तो होती है, लेकिन उसके फोर्स लगाने का नेचर एक तरह का नहीं है, दो तरह का है। कभी तो वो रिपल्सन का फोर्स लगा रही है, कभी वो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है। तो यहां पर हमने एक चीज नोटिस की कि बेटा रिपल्सन का फोर्स तब लगता है जब मटेरियल सेम होता है, लाइक होता है, एक जैसा होता है। और अट्रैक्शन का फोर्स तब लगता है जब मटेरियल कैसा होता है, अनलाइक होता है। वही वाली बात यहां पर है, वही वाली बात यहां पर है। तो जब मटेरियल एक जैसा होगा तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, चाहे भले गिलास हो, चाहे भले प्लास्टिक हो। और जब मटेरियल अनलाइक होगा, एक गिलास होगा एक प्लास्टिक होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इससे हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक तरह का नहीं होता, दो तरह का होता है। एक जो गिलास पर आया और एक जो प्लास्टिक पर आया, ठीक है।
क्योंकि दो तरह का फोर्स लगा रहा है ना भाई, तो एक तरह का कैसे हो जाएगा, दो ही तरह का होगा। एक गिलास पर आया और एक प्लास्टिक पर आया। अब गिलास पर जो चार्ज आया उसका हमने नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम रख दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और प्लास्टिक पर जो चार्ज आया उसका नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, गिलास पर जो चार्ज आया उसका नाम क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक पर जो चार्ज आया उसका नाम क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या देख पा रहे हैं कि जब भी हम गिलास को सिल्क से रब करते हैं तो उस पर जो चार्ज आता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी गिलास रॉड पर भी रब किया है सिल्क से तो इस पर भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के बीच में हमेशा क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है। क्या होता है बेटा, रिपल्सन। प्लास्टिक को रब करने पर जो चार्ज आता है उसका नाम रखा हमने नेगेटिव। अब आप याद कर लेंगे, और नेगेटिव के पास लेकर आते हैं तब भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है। और जब आप एक गिलास और रॉड को रब करके लाते हैं तो जाहिर सी बात है गिलास पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। तो यहां से हमने एक नियम बना दिया, एक रूल बना दिया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये स्टोरी एनसीईआरटी की हमको ये बताना चाहती है। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक डिवाइस का जिक्र किया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो आप डिवाइस देख पा रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है ये क्या करता है, ये हमको बताता है कि किसी बॉडी पर जिसको आप रब करके लेकर आए हो उस पर किस टाइप का चार्ज है। जैसे मैं इसका फिनोमेना आपको दिखाता हूं थोड़ा सा करके। इसका स्ट्रक्चर कुछ तरह का होता है, इसकी ये नोब होती है और ये एक मेटल का वायर होता है, और इस मेटल के वायर से हम गोल्ड फॉइल लटका देते हैं, या आप सिल्वर की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड फॉइल टाइप की होती है इस तरह से, या सिल्वर भी आप यूज कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीफ होती है, पत्तियां होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम गिलास में या एक किसी कंटेनर में ऐसे पैक कर दें, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है तो उड़ भी सकती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जरा। अब हमने क्या किया, एक गिलास की रॉड ली, मतलब मैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसकी नोक पर टच करा दूंगा, तो जैसे ही मैं टच कराऊंगा तो इसकी बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी आपको बताया कि पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये रिपेल होकर ऐसे कुछ एंगल आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, थीटा एंगल आ जाएगा। अब मैं इसके पास दूसरा मटेरियल लेकर आता हूं और मुझे नहीं पता इसके पास कौन सा चार्ज है, लेकिन इसको लाने पर ये डिफ्लेक्शन पहले 60 डिग्री आया था तो अब आ गया 30 डिग्री। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज कुछ न्यूट्रलाइज हो गए, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। 60 डिग्री से कितना आ गया, 30 डिग्री। आप खुद समझिए ना, जैसे मान लो पहले 10 पॉजिटिव चार्ज था, इस मटेरियल को लाने पर 30 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो 5 है तो आपका नीट कितना आएगा, 10 आएगा, सॉरी नीट कितना आएगा, +5 आएगा। तो +5 के कारण थोड़ा सा एंगल रहेगा, लेकिन जो 60 से कम हुआ है इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज करके पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल पर किस तरह का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ मटेरियल के बारे में बात की जा रही है, जैसे कंडक्टर की बात की जा रही है और इंसुलेटर की बात की जा रही है। तो सभी बच्चे जानते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो चार्जेस को अलाउ करते हैं, जो चार्ज को अलाउ करें वो कंडक्टर है, और जो चार्ज को अलाउ ना करें, नॉट अलाउड, वो क्या हो जाते हैं आपके इंसुलेटर। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं सब में से चार्ज अलाउ हो सकता है तो वो सब कंडक्टर है, और जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं जिनमें से चार्ज अलाउ नहीं हो सकता है आसानी से, वो सब क्या है, इंसुलेटर है। एक बात और कही जा रही है यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल है, जिनका लो टेम्परेचर पर तो ये इंसुलेटर होते हैं, लो टेम्परेचर पर तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर। ठीक है, तो ज्यादा इसमें बहस करने की जरूरत। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी 3 तरह की होती है।
जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए एक एक करके बात करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहती है? ये हमको बताते हैं कि जो भी जितने भी चार्जेस होते हैं वो जिस सम को फॉलो करते हैं वो अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास +5 है, -3 है, इसको आपको ऐड करना है तो कितना आएगा? तो सबको पता है +2 आएगा, +8 है और +2 है, इसको आपको ऐड करना है तो कितना आएगा? सब +10 आएगा। +8 है और -5 है, आपको इसको ऐड करना है तो कितना आएगा? सबको पता है +3 आएगा। सही बात है कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हैं, जब हम नंबर्स को साइन के साथ ऐड करते हैं तो एक रिजल्ट आता है 2, चाहे भले वो ये नंबर्स हो, चाहे भले वो ये नंबर्स हो, कोई सा भी नंबर हो। अगर हम इनमें साइन ना देखें, जैसे प्लस और माइनस ना देखो, तो 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। सही बात है। लेकिन साइन देख लो तो 5 और 3 2 होता है। सही बात है कि नहीं? तो यस, तो यहां पर जो एडिशन होता है चार्जेस का वो कौन से सम को फॉलो करेगा? साइन वाले को करेगा। तो जब आप साइन के साथ चीजों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही बताता है अलजेब्रिक सम के बारे में। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने कि +1 है, +2 है, -3 है, +4 है, -5 है, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो साइन के साथ ऐड करोगे, और जब किसी चीज को साइन के साथ ऐड करते हो तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिकली ऐड करना। तो चार्जेस का जो सम होता है वो अलजेब्रिकली एडिशन को दिखाता है, अलजेब्रिक एडिशन को दिखाता है। ये बात याद रखना, ठीक है? ये इसकी एक पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए यहां पर एक लाइन इन्होंने लिखी हुई है, ये वाली देखिए, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका ये मतलब है, एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 2 मेंबर है, एक ग्लास रॉड है और एक आपके पास सिल्क है। क्या है बेटा? सिल्क। अब मैं एक बात बता देना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी चीज है वो सब एटम से मिलकर बनी होती है। तो जितना उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम का अभी फिलहाल इनको रब नहीं किया तो इसका नेट चार्ज हम कितना मानेंगे? 0 मानेंगे बेटा। कितना मानेंगे? 0। जब हम इसको रब करेंगे तो रब करने से आपको बताया था गिलास पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर, जिससे रब करेगा बेटा, जब 2 मटेरियल को रब करेगा तो जाहिर सी बात है एक मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो जिससे रब किया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सेम क्वांटिटी में आएगा, तो इस पर भी 3 नेगेटिव आ जाएंगे। तो अब आप 3 पॉजिटिव को और 3 नेगेटिव को आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो पहले कितना था? 0। अभी भी कितना है? 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी बॉडी पर कितना चार्ज है उसकी क्वांटिटी के बारे में बताना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। तो किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आता है। तो मान लीजिए एक बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज आया 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज आया 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 4 इलेक्ट्रॉन आए तो 4 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन आ गए तो चार्ज की क्वांटिटी कितनी होगी? यस, Ne होगी। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। तो Q यहां पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। n क्या है बेटा? यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ है कि जितने भी ऑल 3 चार्जेस होते हैं आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं E से। किसे डिनोट करते हैं? E से। तो यहां पर जो बेसिक चार्ज है, कौन सा चार्ज है बेटा? बेसिक चार्ज है, वो हमेशा n का मल्टीपल होता है। वो n यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो आपका -1, -2, -3 भी हो सकता है, +1, +2, +3, +4, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कैसा मल्टीपल होता है? इंटीग्रल। ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, 1/2 नहीं होता, 2/3 नहीं होता, इस तरह की। तो ये चीज है वो गलत है। तो n की वैल्यू ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती है। अगली बात इन्होंने ये कही है कि ये जो E होता है इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। इसका जो बेसिक वैल्यू है यूनिट है, यूनिट तो कूलाम होता है, यहां लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आप ये पूरी भी याद रख सकते हैं, लेकिन हम 1.6 ही याद रखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, देयर आर अबाउट 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ओके, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात इन्होंने कह दी है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, 6 × 10⁻18। ओके, अब मुझे यहाँ पर कुछ बताना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, इसी को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो कितना चार्ज आया उसके पास, 1.6 × 10⁻19। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो E की वैल्यू तो ये होती है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इतना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आए तो इतना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आए तो इतना आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि या तो चार्ज 1.6 के बराबर है या फिर 3.2 के बराबर है, बीच का चार्ज कहाँ गया, मतलब 1.7 नहीं है, 1.8 नहीं है, 1.9 नहीं है, 2 नहीं है, वो कहाँ गया। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या फिर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या फिर चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या फिर चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, बीच का चार्ज नहीं होता। इसलिए चार्ज जो होता है वो स्टेप में बढ़ने वाली क्वांटिटी होती है, कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होती है। किस लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करेंगे तो चार्ज हमको दिखता है कि एक साथ बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में चार्ज जा रहा है, तो उस समय मैक्रो लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप मान सकते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअस होता है, लेकिन क्वांटम लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज कैसा होता है, स्टेप में बढ़ता है, एक साथ चार्ज नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगी, तो यहां पर आप पढ़ लेना अच्छे से इसको। ओके जी, चलो कहां गया, ये वाले लेवल में। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल में चार्ज को क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज को क्या माना जाता है, क्वांटाइज माना जाता है। मैक्रोस्कोपिक पे क्या लिखा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो, ओके, इग्नोर कर देते हैं उसको, क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो ये बात याद रखना, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको इग्नोर किया जाता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको क्या माना जाता है कि चार्ज क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, क्वांटाइजेशन को। तो ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एनसीईआरटी का सवाल है हमारे सामने, ये एक सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर लिखा हुआ इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी है ए मान लीजिए, एक बॉडी है बी मान लीजिए, एक बॉडी से चार्ज जा रहा है दूसरी बॉडी पर कितना, 10⁹ पर सेकंड जा रहा है। तो हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेट दिया हुआ है, कितना है, 10⁻9 दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इस बॉडी से इस बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितने टाइम बाद इसका चार्ज 1 कूलम हो जाएगा। तो यानी कि हमको टाइम पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, टाइम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये लाइन पढ़ के आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहां से dn की वैल्यू अगर बेटा हम निकालेंगे तो 10⁻9 dt आएगा, और इसको हम इंटीग्रेट करके देखें तो dn का इंटीग्रेशन n होता है, d ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन t होता है। ठीक है, तो ये n की वैल्यू आ गई। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी बताया था, n × e होता है बेटा। तो यहाँ से q की वैल्यू को हम 1 करना चाहते हैं, n की वैल्यू 10⁻9 × t है और e है। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन कितना आएगा, 10⁻9 × e की वैल्यू 1.6 × 10⁻, कितना होता है बेटा, 19 होता है। ये बताया था ना अभी, e की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो देखो दिख रहा है हमको कितना हो जाएगा, यहाँ पर t = 1 अपॉन ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻10। सही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 10⁻11 हो जाएगी, नीचे कितनी हो जाएगी, 6। सही है, ये आएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 100, और इसको हम लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 16। 16 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻9। ठीक है, सेकेंड। तो ये सेकेंड में आंसर आया। और अगर आप चाहें तो इसको एयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में
60 सेकेंड होते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू जो आपकी आती है करीब करीब 200 साल आती है, 200 ईयर्स। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो बताने का प्रयास कर रहा है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जाएगा तो 200 साल लगेंगे तब जाके चार्ज एक कूलाम बनेगा। तो एनसीईआरटी ने जो यूनिट बनाया है चार्ज का कूलाम, वो एक बहुत बड़ा यूनिट है। इसलिए एनसीईआरटी आपसे कहती है कि आप जो यूनिट यूज करेंगे वो कैसे यूनिट यूज करेंगे। देखिए जहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट उन्होंने, मैं वापस इस पन्ने पर लेकर आता हूं, इस पेज पर लेकर आता हूं। तो यहां पर जो आप यूनिट यूज करेंगे वो मिली कूलाम में यूज करेंगे या फिर माइक्रो कूलाम में यूज करेंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम मतलब 10 की पावर -6 कूलाम होता है, 1 मिली कूलाम मतलब 10 की पावर -3 कूलाम होता है। समझिएगा, तो कूलाम एक बड़ा यूनिट होता है, लार्जेस्ट यूनिट होता है। तो ये बात यहां पर कही जा रही है। चलिए, ये सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल एनसीईआरटी का बढ़िया सवाल है, इसको आप देखें। इनका ये कहना है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो एक कप में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आपको बताना है कि कितना चार्ज है। आपको पता है कि जितने पॉजिटिव होते उतने नेगेटिव होते, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। तो वो आपसे नेट चार्ज नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं चार्ज बताओ कितना, पॉजिटिव कितना और नेगेटिव कितना। ठीक है, लेकिन उन दोनों का सम तो 0 ही होगा, लेकिन वो 0 वाली बात ही नहीं पूछ रहे। फिर से ये पूछ रहे हैं कि चार्ज बता, पॉजिटिव चार्ज कितना और नेगेटिव चार्ज कितना। तो यहां पर अगर हमारे पास एक कप है, ओके, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो एनसीईआरटी वालों ने 250 ग्राम ली है। कितनी ली है बेटा? 250 ग्राम ली है। ओके, तो यहां पर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताना है मतलब हमें Q की वैल्यू निकालनी है। Q पॉजिटिव कितना और Q नेगेटिव कितना, ये निकालनी है। अब Q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? N ही होता है। E की वैल्यू हमको पता होती है, अगर कहीं से भी N की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब N की वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हम क्या पता करेंगे, एक फॉर्मूला हमें पता होता है कि इसमें जो पानी भरा हुआ है, तो जो एक कप होता है उसमें 250 ग्राम पानी मानते हैं हम, 500 ग्राम भी मान सकते हैं, या जो क्वांटिटी दी हो उतना मान सकते हैं। एनसीईआरटी में 250 ग्राम लिखा तो मैं 250 ग्राम मान लिया उसको। ठीक है, तो पर मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है N अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये कैपिटल M सब्सटेंस का मास है। किसका मास है? सब्सटेंस का मास है। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। और MO क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। जो चीज आपने यूज की है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, और N आपका पर मोल निकालने वाला एक फॉर्मूला हो गया। मतलब इसको आप सब्जेक्ट मान के एक N की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से मैं N की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? M अपॉन M0 मल्टीप्लाई Na आएगी। अब यहां पर M पता है? यस पता है, 250 ग्राम। तो हम रख सकते हैं यहां पर 250 ग्राम। M0 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम होता है। एवोगैड्रो नंबर सभी बच्चों को याद होता है 6 भी लेकर कर सकते हैं। 6.02 इंटू 10 टू पावर कितना होता है? 23 होता है। यहां तक सही लिखा है मैंने? ठीक है। अच्छा, तो ये आपको N मिल जाएगा यहां पर, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? यहां पर जो पानी है, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो H2O होता है। ठीक है, अब इस H2O का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है वो N की वैल्यू है। तो इसमें हम क्या चीज चेक करेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होंगे? एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन होंगे इसके पास। कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, यानी कि 8 उसमें पॉजिटिव होते हैं, 8 नेगेटिव होते हैं। तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो 8 इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो टोटल कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 प्रोटॉन। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, 10 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10 प्रोटॉन्स होंगे। अब ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं वही तो निकालना है। तो हम यहां पर 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज। किसके लिए? फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्लियर है? तो यहां से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको N की वैल्यू मिल जाएगी, N की वैल्यू मिल जाएगी। और N की वैल्यू को हम यहां रख देंगे फॉर्मूले में, किसमें? N इंटू E में। ये N की वैल्यू को यहां रखोगे और E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। और जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो इसके लिए पॉजिटिव साइन में आंसर आएगा इसका,
और जो आप दूसरा वाला लिखेंगे वो उसका नेगेटिव साइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। वैसे एनसीईआरटी में इसका आंसर तो लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं पर मोल मॉलिक्यूल का नंबर निकालने के लिए तो आप इजीली कर पाएंगे। क्लियर है? चलो आइए, नेक्स्ट आपका आता है कूलॉम लॉ। एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलॉम लॉ। तो कूलॉम लॉ की बात की जाए तो कूलॉम लॉ के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है कि दो हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं बेटा, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2, और अगर हम इन दोनों को r डिस्टेंस पर रखते हैं तो इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है वो क्या होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग K इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, ये हमारी एनसीईआरटी कहती है। अब यहां पर K क्या होता है बेटा, तो जाने कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, G होती है। F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहां पर K की जो वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको एनसीईआरटी वालों ने इसकी वैल्यू को क्या बोला है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 और यूनिट बोला है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा तो F बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये कूलॉम फोर्स का आपका फॉर्मूला आ गया, यूनिट हो गया न्यूटन। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, कूलॉम फोर्स का क्या आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, चलिए अगर हम इसकी वेक्टर सम की बात करेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्मेट की बात करेंगे, तो वो भी मैं अभी निकालना सिखाऊंगा आपको। एक चीज और सुन लीजिए, यहां पर एप्सिलॉन डॉट क्या है, तो इन्होंने बताया है कि ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि आपका जो एप्सिलॉन नॉट है क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 और यूनिट होता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होती है मैं बता देता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। परमिटिविटी क्या करती है, फोर्स के प्रोपोर्शनेट होती है इनवर्सली। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगेगा, और जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी उस मीडियम में उन्हीं दो चार्जेस के बीच फोर्स ज्यादा लगेगा। तो परमिटिविटी बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और परमिटिविटी घटाओगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका ये होता है, आप एक रूल याद रखेंगे, एक रूल याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है बेटा आपका Q2। मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन को आप कैसे लिखोगे, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लेकिन लाइन पर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लेकिन लाइन पर ही लगाएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, जिस पर फोर्स लगे उसको पहले लिखो, जो लगाए उसको बाद में लिखो। तो फोर्स ऑन बाय, तो फोर्स के लिए रूल बन गया ऑन बाय। ठीक है, अब इधर आइए, यहां पर कैसे लिखोगे, फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पर, लगा कौन रहा है 2, तो यहां पर भी सेम ऑन और बाय। तो जिस पर फोर्स लगे उसको पहले लिखना है, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। और अगर हम आर लिखने की बात करें, पोजीशन लिखने की बात करें, तो आर को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, मतलब हम इसकी तरफ जा रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे 2 और फिर बाद में हम लिखेंगे 1। तो ये उसका क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अगर हम इस पर फोर्स निकालेंगे तो पहले हम किसको लिखेंगे 1 को, फिर बाद में किसको लिखेंगे 2 को, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, फ्रॉम बता रहा है। तो आर लिखने का तरीका हो गया 2, फ्रॉम, मतलब यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या हो गया 2, फ्रॉम, और फोर्स लिखने का तरीका क्या हो गया ऑन, बाय हो गया। अब आप बड़ी आसानी से फोर्स लिख सकते हैं। इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लिखेंगे, पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। अब मान लो हम इस पर फोर्स निकालना है 2 पर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वेक्टर लगाइए। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए पीछे क्या लिखना पड़ेगा, आर कैप लिखना पड़ेगा। तो हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका आर हम कैसे लिखेंगे 2 फ्रॉम से, तो 2 मतलब ये, अब एक क्या हो गया
2 मतलब ये और 1 मतलब ये, मतलब हम जा किसकी तरफ रहे, 2 की तरफ और चले कहां से, 1 से, गैप। तो ये इसका लिखने का एक तरीका हो गया, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मैं इसका लिखता हूं कि बेटा इस पर लिखा हूं, इस पर लिखता हूं मैं, इसको मैं रब कर देता हूं पहले, इस पर निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, 4/1 ड्यू टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो अब मैं इसकी तरफ जा रहा हूं तो 1 चला कहां से, 2 से, ऐसे लिखूंगा। अब आप यहां पर देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की डायरेक्शन कैसी है, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे बेटा, याद रखना, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है। इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि आपका कूलम्ब लॉ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। इनके मैग्नीट्यूड सेम हो गए लेकिन डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इधर कर लेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं इधर कर लूं तो ठीक है। चलिए अब कूलम्ब लॉ पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक सवाल यहां पर लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं सवाल में बेटा, आपसे बोल रहा है कि कूलम्ब लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी point masses both have inverse square depends on the distance between the charges and means respectively। आगे कहानी सुनिए। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कब, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ को हमको कंपेयर करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा, प्रोटॉन के पास भी क्या होगा, मास होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता तो हमने आर मान लिया। तो हमको निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्ट्रेंथ बताना है, ये बताना है। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच लगेगा, तो चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q मतलब E मल्टीप्लाई E, तो E स्क्वायर आ जाएगा। ओपन में क्या आएगा, R स्क्वायर आएगा बटा मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, G इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास बटा R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मिल जाएगा के ई स्क्वायर बटा जी एम ई मल्टीप्लाई एम पी। अब के की वैल्यू आप जानते हैं 9 गुणा 10 की घात कितनी होती है, 9, अभी बताया था, कूलम्ब कांस्टेंट है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, माइनस का 19 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, माइनस का 11। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर 2.4 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, एफ ई बटा एफ जी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 39 टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन और हमने प्रोटॉन के बीच में निकाला। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि एस्टिमेट द एक सेकेंड, एक और बात भी है जहां पर मेरे हिसाब से, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फॉर 2 प्रोटॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह जहां पर भी प्रोटॉन ले लें, यहां पर भी प्रोटॉन ले लें, तो इसके लिए हम निकालने की कोशिश करें इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो कितना होगा। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला यही आएगा, बस यहां पर एम ई की जगह यहां पर यही रहेगा, यहां पर बस एम ई की जगह एम पी आ जाएगा, एम पी मल्टीप्लाई एम पी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका अगला पॉइंट समझाता हूं थोड़ा सा, देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। इधर देखिए बेटा, आइए अब यहां पर अगली बात क्या कही जा रही है उसको समझिए। दूसरे पॉइंट बोला है एस्टिमेट द
एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि यस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगाएगा उतना ही जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन लगाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगाएगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स, जो कि कूलॉम लॉ ने बताया हमको। ठीक है, तो म्यूचुअल फोर्स हो गया। अब ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, इन्होंने बोला है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब मीटर में होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है बेटा। तो हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ भागेगा ए एक्सेलरेशन से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा एपी एक्सेलरेशन से। तो हमको इनका एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन क्या होता है? मास होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे, और अगर हम प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो प्रोटॉन के मास से हम डिवाइड करेंगे। एक चीज तो हमको यहाँ पर समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए उसका एक्सेलरेशन बड़ा आएगा, और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इसलिए उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। देखो, दोनों चार्जेस हमें फोर्स मिल जाए, मास हमको दिया है सवाल में, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और म्यूचुअल फोर्स है तो जो फोर्स आप यहां रखोगे वही फोर्स आप यहां पर रखोगे। सही बात है कि नहीं? तो आपको फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा K Q1 Q2। तो E दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9। ठीक है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻, कितना होता है? -19। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा लीजिए, डिवाइड। R की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा आप सॉल्व करना, तो F की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहां रख देना, मास से डिवाइड कर देना, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर उसी F की वैल्यू को यहां रख देना, मास से डिवाइड कर देना, तो आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये वाला काम आपको थोड़ा करना है, नहीं तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी अगर मैं इनको सबको सॉल्व करता रहा तो। आइए ये वाला सवाल की बात करते हैं। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.4 देखिए। अब 1.4 में क्या कहानी है, इनका ये कहना है कि अच्छा देखो, इसको मैं थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, अगर इसको पढ़ने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, इनका सीधा सीधा फंडा ये कहना है कि हमारे पास एक स्फीयर है A, ठीक है, जिस पर कुछ चार्ज है, मान लो Q। दूसरा स्फीयर है B, जिस पर कुछ चार्ज है Q डैश। इनके बीच में अभी फोर्स लग रहा है, मान लो F। वो फोर्स क्या है? K Q1 Q2 बटा, मान लो बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दी, उसको मैं R लिख रहा हूं तो R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। ये ओल्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ओल्ड। उसके बाद अब जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि A को हमने C से टच कराया, B को हमने D से टच कराया। तो A को हमने C से टच कराया और B को हमने D से टच कराया। तो इसके पास चार्ज था, इसके पास चार्ज 0 था, अनचार्ज था। इसके पास भी चार्ज था, इसके पास चार्ज कितना था? 0 था, अनचार्ज था। तो जब हम इसको टच कराएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि टच कराने के बाद अलग करेंगे तो इस पर जो चार्ज आएगा वो Q/2 आएगा, और इसके पास भी जो चार्ज आएगा वो Q/2 आएगा। मतलब सेपरेट करने पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा हो जाएगा। सेम थिंग इसी के साथ भी होगी। B के पास जो चार्ज आएगा वो Q'/2 आ जाएगा, और D के पास जो चार्ज आएगा वो Q'/2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अनचार्ज थे लेकिन टच करने के बाद अब चार्ज आ चुका है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम A को B के पास लेकर आए, ऐसे टच कराने के बाद, और उनके बीच की डिस्टेंस 5 कर दी। मतलब पहले 10 थी तो अब 5 की है, मतलब आधी कर दी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये A पर जो चार्ज है वो Q/2 है, और B पर जो चार्ज है वो Q'/2 है, और अब इनके बीच की दूरी R/2 है। तो अब आपकी न्यू सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? K Q1 Q2 बटा R/2 का स्क्वायर, क्योंकि R की जगह पे R/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। K Q डैश, इनका 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा R स्क्वायर, और इसका 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब स्क्वायर करके 4। तो 4 से 4 कटेगा, तो आपका जो न्यू फोर्स आएगा बेटा, जो आपका न्यू फोर्स आएगा वो कितना आएगा? K Q1 Q डैश R स्क्वायर। और ये चीज किसके बराबर है? ओल्ड फोर्स के बराबर है। ये चीज किसके बराबर है? ओल्ड फोर्स के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना फोर्स था
बाद में टच कराने के बावजूद भी जब डिस्टेंस आपने हाफ कर दी तब भी फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस कहानी को आप पढ़ लेना, मैंने इसको समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए यहां पर अगली चीज अपन से क्या कही जा रही है कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब मल्टीपल चार्जेस पर अगर हमको फोर्स निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। तो सुनो जरा ध्यान से, इसके लिए हमको 11 का एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। जैसे मान लो एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है। यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस पर हमने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, क्या चार्ज रख दिया, प्लस क्यू, ठीक है। और चलो उस चार्ज की शक्ल में ऐसी बना लेता हूं, ऐसी बना लेता हूं। तो इस पर हमको फोर्स निकालना है इसके अकॉर्डिंग। तो हम कैसे निकालेंगे, कूलाम ने हमको बताया कि फोर्स जो लगता है वो लाइन पर लगता है। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, इधर की तरफ जाएगा ये। इसको मान लेता हूं मैं ऐसे। लिखने का तरीका क्या होगा, फोर्स किस पर निकालना है, P पर, लगा कौन रहा, B। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, सही बात है कि नहीं। ये माइनस क्यू है, ये प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसको कैसे लिखोगे, फोर्स P ड्यू टू A। अब एक पॉइंट P है जिस पर दो फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है PB और एक इधर की तरफ लग रहा है PA। इनके बीच में कुछ एंगल होगा, मान लो वो एंगल कितना है, थीटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से। तो क्लास 11th में याद करिए, एक फॉर्मूला होता था A² प्लस B² प्लस के 2AB cos थीटा, ठीक है। A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और AB का मल्टीप्लाई और थीटा की वैल्यू जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसकी पगलापंती को आप छोड़िए, इस कंसेप्ट को आप लगाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा, सवाल आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा, ये सब वही वाली बात है। एक और चीज समझ लीजिए यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल होता है कि अगर आप किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस के कारण Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इन सब के कारण क्या निकालना चाहते हैं, वहां पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स जो होगा वो सभी चार्जेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। बस खत्म हो गई बात, वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए, और वैसे तो ये वाला जो कंसेप्ट बताया इसी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर अपन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो इनका ये कहना है कि किसी भी एक पॉइंट पर सभी चार्जेस के कारण जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब एक ये सवाल आया, देखो मैं इसको करके दिखाता हूं, इसको मैं करके दिखाता हूं, देखो कैसे करेंगे। यहां पर आप देखिए इस सवाल में क्या कहना है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आराम से जो सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से, देखिए ये मैंने ये इसका डायग्राम बनाया ऐसे। एक मिनट, वो कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, या फिर पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये बना लिया बेटा मैंने, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। आइए आप समझिए, देखिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, Q है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q3 जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, Q है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, ठीक है। और बीच में एक चार्ज रखा हुआ है सेंट्रॉइड पर जो कि Q है। अब देखिए जरा ध्यान समझना, ध्यान समझना। अच्छा चलो इसको नाम देते हैं C, A और B, ठीक है। इस पर हमको फोर्स निकालना है। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू जो भी हो, मान लो वो F1 मान लेता हूं मैं, कितनी मान लेता हूं, F1 मान ले, या फिर मैं F3 मान लेता हूं, उसको क्या मान लेता हूं, F3 मान लेता हूं, ठीक है बेटा। क्योंकि ये तीसरे नंबर का चार्ज लगा रहा है तो इसको F3 मान लिया, इधर की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। और अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कुछ भी हो, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझिए पहले, ठीक है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितनी दूरी पर
इस चार्ज से ये चार्ज जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर ये चार्ज भी है, तो ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लो ये 2 है तो 2 के कारण इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब एक ही पॉइंट पर इन दोनों ने, एक ही पॉइंट है O जिस पर इसने फोर्स लगाया इधर की तरफ, इसी पॉइंट पर फोर्स लगाया इसने इधर की तरफ। ठीक है, और ये एंगल होता है 120 डिग्री। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आता है एफ डैश। कितना आता है? एफ डैश। और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो उसको मैं एफ लिख लेता हूं। और यहां पर एंगल आएगा 120 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना आएगा बेटा? 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर जहां पर एंगल 120 डिग्री आता है तो 120 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तो मैं सबको पता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कटेगा, तो एफ डैश किसके बराबर आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा। एफ डैश किसके बराबर आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में ऐसा आता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। तो एफ डैश आपका किसके बराबर आ गया? एफ के बराबर आ गया। और एफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब F3 और F2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा सर अब ये चार्ज तो भूल ही गए। नहीं बेटा, भूले नहीं है, उसकी बात अब हम करेंगे। ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। कैसे फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ, F1। अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर इस चार्ज और इस चार्ज का रिजल्टेंट आया ऊपर की तरफ F डैश, जिसका मैग्नीट्यूड F के बराबर। इसी पॉइंट पर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ और इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है बेटा, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है। तो ये डिस्टेंस अगर बराबर है और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो नेट आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो आप उसको सॉल्यूशन वहां पर देख लीजिएगा, पर ये मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल है। इस सवाल को तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो मैं करके बता देता हूं थोड़ा सा आपको। जैसे मैं आपसे पूछ रहे हैं सवाल में कि हर चार्जेस पर फोर्स निकालिए, तो ये वाला चार्ज नेगेटिव है, चलो यहां पर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, या फिर मैं इसी को बड़ा कर लेता हूं, इसी को बड़ा कर लेता हूं। देखो अब आप देखिए, ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। अगर मैं इस पर फोर्स निकालने की कोशिश करता हूं तो देखिए, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो 2 पर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है? 1, तो ये आएगा। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो फोर्स किस पर लग रहा है? 2 पर, लगा कौन रहा है? 3 लगा रहा है, ऐसे होगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 60 डिग्री है, टोटल कितना? 180। 180 में 60 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 120 डिग्री बचेगा। और 120 डिग्री पर अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, वो ट्रिक ही आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? R बराबर 2a cos थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पर क्या होता है? 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी कि इस लोकेशन पर जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसको आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख लोगे। क्या लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड? बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे K, Q1 Q2, तो Q की जगह Q और ये भी Q है, तो Q² बटा बीच का दूरी कितना है? L² आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी आप लिखोगे तो ये भी कितना आएगा? सेम आएगा, K Q² बटा L² आएगा। और दोनों के मैग्नीट्यूड को सॉल्व करोगे तो वो मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा क्योंकि 120 डिग्री पर सेम होता है, तो K Q² बटा L²। तो ये इस पॉइंट पर क्या निकाल लिया हमने? फोर्स निकाल लिया। इसी तरह से आप यहां पर निकालने जाओगे तो इस नेगेटिव को ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इनके बीच एंगल है 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर रिजल्टेंट कहाँ आता है? आप वो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा वाला? रिजल्टेंट निकालने का 2a cos थीटा बाई 2। तो इस पर रखकर आप सॉल्व करके कोशिश करना, और ये दोनों तो सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, इसका जरूर आप ट्राई करके देखना। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से एक स्पेस होता है
जो चार्ज के चारों तरफ होता है। तो ये चार्ज अपने चारों तरफ स्पेस में एक इफेक्ट बनाता है, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आप लेकर आओगे, जिसको हम यहां पर बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। तो ये प्लस क्यू चार्ज उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा? फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आप आगे देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? E बराबर एफ अपॉन क्यू आता है। E बराबर कितना आता है? एफ अपॉन क्यू, और वो क्यू को मैं क्यू नॉट मान लेता हूं, ये आता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इनका ये कहना है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है r डिस्टेंस पर। ये कैसे आ गया? तो इसको समझिए, इसको समझिए। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, अभी आप थोड़ी देर बाद आगे समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो प्लस क्यू चार्ज से जो चीज निकल रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ही मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करती है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है? इंटर करती है। एनीवे इनमें से कोई सा भी चार्ज है, मान लो ये वाला चार्ज है, तो इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला है वो ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बटा r स्क्वायर। कैसे आ गया? तो आंसर है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये चार्ज है प्लस क्यू, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। तो ये प्लस क्यू इस पर फोर्स लगाएगा कूलम फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपन क्या होता है? चार्ज होता है बेटा। तो फोर्स की वैल्यू ये रखी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा r स्क्वायर बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r स्क्वायर। ठीक है। और डायरेक्शन इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, तो हम चाहे तो इसको r कैप लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर ये वाली बात कही जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण बेटा? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। और डायरेक्शन लिखना चाहे तो r कैप लगा सकते हैं पीछे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। और यहां पर एक पॉइंट और है कि एन अल्टरनेटिंग यूनिट वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अल्टरनेटिंग यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो ये वाली बात कह रहे हैं यहां पर। चलो ठीक है। और कोई यहां पर एक दो बातें और समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाई ई आ जाएगा। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाले चार्ज की डायरेक्शन में होती है। तो प्लस क्यू चार्ज पर जब फोर्स लगता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये याद रखना। तो आपका जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता है, और जबकि आपका नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप आराम से पढ़ते रहिए। चलिए, सेम थिंग यहां पर वही है कि किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी, जो आपको मैंने फोर्स में बताई थी कि एक पॉइंट O है जिस पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2, Q3। सबके कारण जब आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। ठीक है, सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे एनसीईआरटी का। देखो, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम फॉल करा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर नेगेटिव प्लेट है, नीचे पॉजिटिव प्लेट है। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है,
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया है तो मतलब आपको क्या गिवन है, देखो आर डिस्टेंस पता है 1.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आप पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ठीक है। 100 का डिवाइड करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो आपको दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को जब गिराते हैं तो नीचे पॉजिटिव होता है ऊपर नेगेटिव होता है, जब प्रोटॉन गिराते हैं तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है भैया, दोनों को गिरने में टाइम कितना लगेगा, हमको टाइम निकालना है। और ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर दीजिए आप, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पर, तो हमको टाइम निकालना है। तो किसी चीज को जब हम फॉल कराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो आपने देखा होगा कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्लास 11 में मैंने पढ़ा था, क्या होता है 2h/g होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी की बात नहीं की जा रही, तो यहाँ पर हम ए लिख लेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके बाद जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन का टाइम लगा लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन लिखेंगे, और जब हम प्रोटॉन का टाइम निकालेंगे तो हम 2h/ प्रोटॉन का एक्सेलरेशन लिखेंगे। आंसर अभी आ जाएगा क्योंकि हमको h पता है, ये दिया है h मतलब यही हाइट, ठीक है। अगर हमको h पता a मिल जाए तो अब a की प्रॉब्लम है, a हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता रहता है, नहीं पता है तो हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दिया नहीं है सवाल तो हमको याद करना पड़ेगा। चलो ये है, अब हम कहाँ अटकेंगे, फोर्स के लिए अटकेंगे बेटा, फोर्स नहीं पता। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन की। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला पहले तो होता है QE/me, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का मास। तो आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, बढ़िया बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 2 × 10⁴ डिवाइड इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31। तो यहां से आप क्या निकालोगे, ए निकाल लोगे और ए की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। इसी तरह से आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे और आपका प्रोटॉन का टाइम भी आ जाएगा। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बाकी करना कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है बेटा। चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं, इसको सॉल्व तो आप ही करेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं क्या है इनका। ये कहना है इस सवाल में, थोड़ा बात कर लेते हैं इसको। सवाल सुन लीजिए क्या है, यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट सी है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है। ओके, तो यहां पर जो चार्ज है वो Q1 है, उसकी वैल्यू जो भी है मान लीजिए कितनी दी है 10⁻⁻8 कूलम, और यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू दी है Q2 की -10⁻⁸ कूलम। एक दूसरे से ये जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। तो अगर इस सेंटर मान लूंगा इसको तो ये 0.05 हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी एंड, सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सुनना ध्यान से, देखो जब बी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, बी पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे Q1 चार्ज का पॉजिटिव चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर प्लस Q चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। नेगेटिव चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। नेगेटिव चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। अब आप ध्यान से देखना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अच्छा जी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = KQ/R², यही होता है। तो बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पॉइंट पर प्लस Q चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ KQ/R²। बी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ/R², ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे आपको इस फॉर्मूले से, कहां पर, बी पॉइंट पर, जिसमें से प्लस Q चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, अगर मैं उसको लेफ्ट साइड बोलता हूं, क्या बोलता हूं, लेफ्ट साइड, और इसको क्या बोलता हूं मैं, राइट साइड। तो ये पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज करंट जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड होगी,
और इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज करंट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, राइट साइड होगी। मतलब मैग्नीट्यूड निकल आएंगे और डायरेक्शन कैसी अपोजिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप बी पॉइंट पर नेट निकालोगे, बी पॉइंट पर नेट निकालोगे तो उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा किसको किस में सब्ट्रैक्ट करें, तो जो बड़ा होगा उसमें से, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज करंट डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे ये फॉर्मूला होता है ना 1/4πε0 Q/r², ये होता है कि नहीं होता, तो इसको सबको कांस्टेंट मान लेगा तो ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस कम करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट नजदीक है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बड़ा आएगा, ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और इस चार्ज से ये डिस्टेंस दूर है तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, छोटा मिलेगा। देखो ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 0.1 और उसमें आपको ये वाली डिस्टेंस भी जोड़नी पड़ेगी 0.05, तो ये डिस्टेंस बड़ा हो गया और इससे केवल ये 0.05 है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, उसके कारण कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो आप जब रिजल्टेंट निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज में से नेगेटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वही आपका क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ये किस पॉइंट की बात की मैंने, फॉर बी पॉइंट की बात की। अब मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, यहां पर सुनिए, अगले पन्ने पर करता हूं, आप करेंगे इसको सॉल्व। अगले पेज पर देखिए, इसकी बात करते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, देखना जरा। फॉर ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए देखो, अब ए पॉइंट की मैं बात करूंगा तो ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इधर की तरफ होगा, इधर, ठीक है। माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो यानी कि इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर प्लस के कारण के इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, KQ/r², राइट साइड में होगा। और माइनस क्यू चार्ज के कारण KQ/r² भी राइट साइड में होगा। तो जब आप पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। के की वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹ और क्यू आपको दिया ही है, ये दिया है, कूलम में दिया हुआ है, तो आप कर लेंगे इसको सॉल्व, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए इस पॉइंट की बात करते हैं, इधर देखिए, इस पॉइंट की बात करते हैं। अब इस पॉइंट पर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, नीचे की तरफ। कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये एंगल आपको मिलेगा 120। कितना मिल जाएगा बेटा, 120, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो टोटल एंगल आप देखेंगे तो 180 है और 180 में से 60 जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री मिल जाएगा। तो 120 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था। 120 डिग्री पर अगर रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम बात करेंगे सी पॉइंट के लिए तो 2E cos θ/2 होगा। तो यहां पर आप जानते हैं 2E cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अबे भाई 120 रखेगा, 2 से कटेगा 60 आएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 2 से 2 कटेगा मतलब E के बराबर आ जाएगा। तो तुम्हें बस केवल इतना काम करना है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये वाला फॉर्मूला लगाएगा तो जो इन दोनों चार्ज के कारण जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वही तेरा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। करके देखिए आप इसको, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेकर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, देखिए कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहां पर हमने एक यूनिट चार्ज रख दिया तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये ऐसे भागेगा, फिर ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। इसका टारगेट क्या है, नेगेटिव की तरफ जाना। तो हम यहां पर इन सब पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक स्मूथ कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्मूथ कर्व मिलेगा। और ये कर्व आप देख पा रहे हैं प्लस से कहां जा रहा है, माइनस। इस कर्व को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। इस कर्व को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे, जो कि आपकी प्लस से कहां जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि एनसीईआरटी ने यहां मेंशन किए हैं। वो क्या है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होगी
और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, याद रखना। अगला जो पॉइंट है, इन अ फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन वी कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, ऐसा नहीं बनाती, ये कॉर्नर नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। टू फील्ड लाइन कैन नॉट नेवर, मतलब दो फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी, मैं वैसे ही बता देता हूं, ठीक है। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और याद रखना, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगे। कैसे निकलेंगे बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगे, ठीक है। ओके, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 निकलेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये उसका डिजाइन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे खत्म हुई, तो ये आपका एक ओपन कर्व है। कैसा कर्व है? ओपन, मतलब नेगेटिव से कोई लाइन स्टार्ट नहीं होती। अगर नेगेटिव से कोई लाइन स्टार्ट हो रही मतलब गलत डायग्राम बना हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहां पर हमने समझा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो यहां पर आप एक चीज समझना पड़ेगी आपको। एक सरफेस है बेटा, इस तरह से, जैसे मान लो सरफेस मैंने ऐसी बना दी, ऐसी सरफेस बना दी बेटा। तो सरफेस का कुछ एरिया मान लेता हूं मैं डेल्टा एस। क्या मान लेता हूं बेटा? डेल्टा एस, ठीक है। ये एरिया है उसका। और याद रखना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस की कैसी होती है? नॉर्मल होती है। कैसी होती है? नॉर्मल, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं एरिया वेक्टर लिखूंगा सरफेस का, तो इसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा और प्लस उसकी डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन को हम एन कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन कैप से। तो ये एरिया वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि ये एक रूम है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? एयर। तो हमारे पास किसकी क्वांटिटी है? एयर की क्वांटिटी है, तो फ्लक्स ऑफ एयर हो गया। एक बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो हमारे पास किसकी क्वांटिटी है? वाटर, फ्लक्स है, वाटर का फ्लक्स है, वाटर की क्वांटिटी है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है, और ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे नल से पानी निकल रहा है या एक ट्यूब से पानी निकल रहा है, उसके बाद डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन उस पानी को जब तू इस बाल्टी में भर लेगा तो पानी की तेरे पास क्वांटिटी है, लेकिन उस पानी के बाद डायरेक्शन नहीं है। उसी तरह से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उसको तुमने किसी सरफेस के अंदर पकड़ लिया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमको बताता है कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन के नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर्स को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, उसके टोटल नंबर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और जिस सरफेस से वो जा रहा है, जिस सरफेस से वो जा रहा है उसके एरिया पर डिपेंड करता है। और अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर है तो वो एंगल पर भी डिपेंड करता है, यानी कि cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ओवरऑल ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू E डेल्टा S cos थीटा। यहां पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे। यहां पर आके इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पर एक सरफेस है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जाने कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 0 डिग्री मिल जाएगी। तो 0 डिग्री पर अगर आप इस सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, 0 डिग्री पर
आप इस सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो cos 0 1 होता है, मतलब फ्लक्स आपका मैक्सिमम आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, लेकिन सरफेस कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। कैसा हो गया, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी के डायरेक्शन में आपका सरफेस ऐसा लेटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है सरफेस का जो एरिया है वो डेल्टा एस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री पर अगर आप फ्लक्स निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा एस ई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, यानी कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो अब याद रखना, अगर आपकी सरफेस ऐसे लेटी हुई है तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से निकल जाएगा, इससे कोई भी अटैच नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सरफेस ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको कहा जाता है जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो गई उनके नंबर को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे। और इस फॉर्मूले से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। समझ में आई बात, चलिए ये आपने अच्छे से समझा। चलिए ये सब वही बातें हैं जहां पर मैंने अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इन्होंने ये कहा है कि अगर एक पॉइंट ए मान लीजिए वहां पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया, एक पॉइंट बी मान लीजिए वहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, अगर इस पॉइंट को ए ओ मान के ये डिस्टेंस ए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। तो ये जो सिस्टम हमारा बना, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इसका एक एग्जांपल होता है NaCl, HCl। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे कि हम बात करें Na की, तो इसको हम पानी में डालेंगे तो ये Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, ऐसे एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, और पास आने के बाद ये इनका बीच का सेंटर हो गया। इसके पॉजिटिव चार्ज को मैं सेंटर पर मान लेता हूँ, इसके नेगेटिव चार्ज को मैं भी सेंटर मान लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। तो NaCl में भी पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जिसमें पोल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके दोनों तरह के होते हैं, एक पोलर भी होता है और एक नॉन पोलर भी होता है। तो ये पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और नॉन पोलर का मतलब जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही लोकेशन पर हो, जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, इनका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पर है। CO2 हो गया, इनका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पर होता है। तो ये आपके नॉन पोलर डाइपोल है। ठीक है, और जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होते हैं, जैसे NaCl का पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होता है, तो ये पोलर डाइपोल हो गए। ठीक है, तो डाइपोल का मतलब ये डायग्राम समझिए, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, और इनके बीच में का एक स्मॉल डिस्टेंस है 2a, उस स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 2a, इसी को बोलते हैं डाइपोल। अब इस डाइपोल का एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल मूवमेंट। अबे यार, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट को हम P से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q × 2a, क्योंकि ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन नेचर में कैसे होते हैं, अपोजिट। तो कोई भी दो चार्जेस का कोई भी दोनों चार्ज में से एक चार्ज ले लीजिए और उसका बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो स्ट्रेंथ मिलेगी उसी का नाम क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डाइपोल मूवमेंट का यूनिट आ गया कूलम × मीटर। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाले एक्सिस के अलोंग नेगेटिव से कहां होती है, पॉजिटिव। तो ये याद रखना, अगर मैंने P वेक्टर को ऐसे लिखा है तो पक्का यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, पक्का यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है P वेक्टर को, तो ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है बेटा, चलिए, चूंकि ये NCERT है, इसमें ये एक डेरिवेशन आ गई है। तो दो तरह से हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक उसकी एक्सियल पोजीशन पर और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहां पर NCERT लाइन बाई लाइन चल रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे
E बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 4QA बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 इंटू 2A इंटू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, तो इसको हम बोलेंगे P। क्या बोलेंगे? P। तो 2P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक डाइपोल है, कहां गया, ये है, प्लस Q और माइनस Q, दोनों डाइपोल के बीच के डिस्टेंस 2 है। तो डाइपोल से इसकी एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये वाला। ठीक है, एक्चुअल में इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपका डाइपोल से कुछ ही दूरी पर आप निकाल रहे हैं, मतलब बड़ा डाइपोल है, तो आपका फॉर्मूला होगा, मैं वो भी लिख देता हूं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आपको मेरा बंसोर्ट देखना पड़ेगा, वहां पर मैंने डिटेल में इसको कराया हुआ है। ठीक है, तो E बराबर वो फॉर्मूला हो जाता है इसका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड, वही आएगा 2PR बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये बिग डाइपोल, बिग डाइपोल, बड़े डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन में ये फॉर्मूला होता है। और शॉर्ट डाइपोल की अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। शॉर्ट डाइपोल हम कब मानते हैं वो सुन लीजिए, वो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। शॉर्ट डाइपोल बेटा हम तब मानते हैं जब हम R की वैल्यू वेरी 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 लार्ज हो, किससे, A से। तो A स्क्वायर को जब आप नेगलेक्ट कर दोगे तो R की पावर 2 मतलब 4, R की पावर 4 से एक R कटेगा, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला आंसर मिलेगा। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, और कंडीशन ये याद रखना कि R की वैल्यू A से बहुत बड़ी हो, यानी कि R बटा A अगर आपका 1 से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सवालों के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन में, सॉरी वो एक्सियल पोजीशन से इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला लिख दूं, तो याद रखना इक्वेटोरियल का मतलब समझ लीजिए, पहले यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन पर किसी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ब्रॉड साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन में। और अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है A से, तो हम A स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, तो यहां पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ न्यूटन पर कूलम। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है शॉर्ट डाइपोल के लिए, और ये वाला आपको यूज करना है बिग डाइपोल के लिए। कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कि R की वैल्यू, R अपॉन A की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तब आपको डिसाइड करना है ये वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर ये वाला लगाना है। जैसे एक सवाल है आपके सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपका दिख ही रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है हमको, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 10 माइक्रो कूलम, मतलब ये आपका है माइनस का 10 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर 6 कूलम। अच्छा, Q2 की बात करेंगे तो प्लस 10 माइक्रो कूलम, मतलब प्लस का 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 कूलम। ठीक है, ये तो चार्जेस की वैल्यू है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस। अच्छा, एक और चीज सुनिए, 10 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड अ पॉइंट P ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर। यानी कि बना के समझाता हूं, जैसे कि देखिए इधर यहाँ पर माइनस का 10 है माइक्रो कूलम और यहाँ पर प्लस का 10 है माइक्रो कूलम, इससे पॉइंट P है एक्सियल पोजीशन पर, वो डिस्टेंस सवाल में दे रखा है कितना,
15 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 15 सेंटीमीटर। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 5 mm दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं किसकी बात करूंगा? आधे की बात करूंगा तो ये 2.5 आएगा, ये भी 2.5 आएगा। 2.5 कितना होता है? 5 होता है। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने से पहले कि R/A अगर 1 से बड़ा है तो मैं शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला लगाऊंगा एक्सियल पोजीशन का। कौन सा वाला? कहां गया? ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो चेक कैसे करेंगे? तो R अपन को पता है 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं बेटा। A कितना है? 2.5 इंटू मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ मीटर होता है, तो मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, देखो यहां से एक पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 15/25 गुणा, ये ऊपर बचेगा एक माइनस का 10, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 10 की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी? 10 की पावर 2 आएगी। यानी कि ये हो जाएगा अपना 1500/25। सही है, तो 25 से ये 6 बार में जाएगा, मतलब 60। यानी कि आपका A/R 60 1 से बहुत बड़ा है। तो 1 से बहुत बड़ा है मतलब R की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर आप सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? शॉर्ट डाइपोल का लगा देंगे। तो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला क्या था बताइए? एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का 2p/4πε0 R/Q, ये फॉर्मूला था। अब आप यहाँ पर 2 P की वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू 2A बटा 4πε0 R/Q। ठीक है, अगले पन्ने पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको। यहां पर करके देखते हैं अपन इसको। देखिए इसकी वैल्यू हम रखेंगे E बराबर, देखो 1/4πε0 तो होता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में 2, और Q की वैल्यू दे रखी है 10 × 10⁻⁻6, और 2A कितना है तुम्हारे पास? 2A है 5 mm। 5 mm को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻3, और बटे में क्या है? R, और R कितना है तुम्हारा? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 15 × 10⁻²। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो P का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट, तो Q इंटू 2A। Q आपको दे रखा है 10 माइक्रो कूलम में, तो उसको कूलम में चेंज कर लिया। 2A की वैल्यू होती है, बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2A की वैल्यू होती है, वो कितनी है? 5 mm। तो mm को मीटर में लिखा है, तो देखो क्या लिखा है? 5 × 10⁻³ मीटर लिखा है। ठीक है, और R सेंटीमीटर में, उसको भी हमने क्या में लिखा है? मीटर में लिखा है। ठीक है, सेम थिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये कौन सा पोजिशन है? यस, डाइपोल का दूसरे पॉइंट में क्या लिख रहा है? B। अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मल। तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों की वैल्यू आप सॉल्व करके देखिएगा कितनी आती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेते हैं, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब उसका टॉर्क हमको निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें आपने एक डाइपोल को रख दिया, जहां पर एक पर -Q चार्ज है, एक पर मान लीजिए +Q चार्ज है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ QE, इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ QE। ठीक है, अब मुझे इसका टॉर्क निकालना है कि डाइपोल पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो ये घूमेगा और घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है, मतलब ये टॉर्क लगेगा इस पर। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो मुझे पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जैसा फोर्स लगेगा, तो वो तो मैं लिख दूंगा Q × E। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा? तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, इसको लाइन को ऐसे करूंगा, ये एंगल मान लो थीटा है, ये डिस्टेंस 2A है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए।
ठीक है, तो मैं साइन थीटा लगा दूंगा यहाँ पर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 2a साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2a साइन थीटा। अब q इंटू 2a क्या होता है बेटा, p होता है e साइन थीटा, और ये हो गया टाउ। तो ये आपका टॉर्क आ गया। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस पर इतना टॉर्क लगेगा। अब इस टॉर्क पर कुछ बातें आपको समझनी है। अगर मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा क्या हो जाएगा। जैसे एक डाइपोल है p वेक्टर, तो p वेक्टर अगर मैंने ऐसे बनाया तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, आगे जाके कितनी हो गई 30 हो गई। तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, कितना QE। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इधर लगेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स मान लो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला ये मान लेता हूं, और पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला ये मान लेता हूं। तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कम लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जो आएगा वो ज्यादा बड़ा आएगा, इसका बड़ा आएगा किससे, नेगेटिव चार्ज से। तो जाहिर सी बात है कि नेट फोर्स तो आपका यहां पर जीरो नहीं होगा, जबकि ये वाले केस में जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स इधर लग रहा था, तो नेट फोर्स जीरो था, और नेट फोर्स जीरो था तो टॉर्क की वजह से ये घूम रहा था। तो जब भी नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और बॉडी रोटेशनल मोशन करने लगेगी, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। लेकिन जब हम वहां पर रखेंगे तो जहां पर इस पर टॉर्क तो लगेगा ही, अगर इसको घूम रहा है, कैसे भी कोई भी एंगल पर रख सकते हैं इसको। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये वाला एग्जांपल दिया है आपको, ये वाला एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो यहां पर इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। तो इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पर कम लगेगा, तो नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा में से कम को घटाओगे तो ज्यादा वाले फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वही नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी। उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, देखो p वेक्टर उसके उल्टी डायरेक्शन में रखा है, p वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में रखा है। मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं दोबारा से, देखिए यहां पर बना के दिखाता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो जाहिर सी बात है इस पर फोर्स ज़्यादा, इस पर कम, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा, लेकिन रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो यही वाली बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है बेटा, चलिए, और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आप याद रखना। और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड कर्ल रूल हम यूज करेंगे। तो अगर आपको मैं डायरेक्शन भी निकाल के दिखा देता हूं इसकी। ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये पी की डायरेक्शन है, तो फॉर्मूला आपका इस तरह से होगा, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म का, याद रखना। तो यहां पर P ऊपर की तरफ है, ऐसे सेट करेंगे, ये जो पाल्म है इतना हिस्सा ये P है और ये जो फिंगर है वो आपका E है। अब इसको आप ऐसे करोगे तो टूट जाएगी, तो इसको आपको ऐसे टर्न करना पड़ेगा लाइक दिस। तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, और अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। तो अगर आपको वेक्टर का चैप्टर पता है तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर आपको तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा पढ़ना है आपको, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको साइड में अलग से। एक आपको पढ़ना है लीनियर और एक आपको पढ़ना है एरियल और एक आपको पढ़ना है
वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखेंगे लैम्डा से, एरियल को हम लिखेंगे सिग्मा से, और वॉल्यूम को हम लिखेंगे रो से। ठीक है, तो अब जो लैम्डा होता है वो क्या बताता है कि देखो मान लो एक लेंथ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जहां पर ये है कि एक कंटिन्यूअस चार्ज है, एक लेंथ पर लगातार चार्ज ही चार्ज है, चार्ज ही चार्ज है, चार्ज ही चार्ज है, बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार चार्ज है, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज है। एक तार जा रही है उस पर कंटिन्यूअस चार्ज है, एक सीट है इस पर कंटिन्यूअस चार्ज है, गैप नहीं है बिल्कुल भी चार्जेस के बीच में। एक ठोस गोला है, सॉलिड है, उसकी बॉडी में वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, छकाछक भरा हुआ है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इन सब केसेस में हम इनकी क्वांटिटी को एक नाम देते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कहते हैं। तो लीनियर के लिए हम सिग्मोल यूज करेंगे लैम्डा, एरियल के लिए यूज करेंगे सिग्मा, और वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे रो। अब जैसे ये लेंथ है, इसकी लेंथ एल है और एल लेंथ पे हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो इसकी यूनिट लेंथ पर मैं चार्ज निकालना चाहता हूं। बताओ, मैंने आपसे कहा कि एल लेंथ पर चार्ज कितना है क्यू, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा क्यू अपॉन एल, और यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, इसका एरिया ए एरिया पर क्यू चार्ज है, ए एरिया पर कितना चार्ज है क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया पर कितना होगा क्यू अपॉन ए, तो यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है, इतनी सारी बकवास आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। अच्छा, यूनिट की बात और कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर यूनिट वगैरह बताया गया है, तो यूनिट देख लीजिए, चार्ज का कूलाम बटा मतलब पर मीटर, इसका क्या होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा कूलाम पर मीटर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर क्यू। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट आपका आ जाता है गॉस लॉ। गॉस लॉ, अब गॉस लॉ यहां पर मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। गॉस का ये कहना है कि एक चार्ज है और अगर इस चार्ज को एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं और वो बॉक्स कैसा होना चाहिए 3D होना चाहिए, ये ध्यान, 3D 2D नहीं 3D होना चाहिए। तो इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ जो चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ही क्या होता है फ्लक्स होता है, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है टोटल, वो फ्लक्स उस बॉक्स के अंदर रखे हुए चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। मतलब ये गॉस थ्योरम होती है आपकी, कि मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो चार्ज टोटल चार्ज जो है, ये कौन सा चार्ज है टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इनसाइड दी सरफेस, वो जो होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम होता है, किसके बराबर फ्लक्स के बराबर। ठीक है, फिर सुनिए कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो उस चार्ज के मतलब उस बॉक्स के अंदर रखे चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। तो अगर इसको और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो फाई का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है ई डेल्टा एस बराबर टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आप थोड़ा इसका याद रखिएगा, ठीक है, कॉस थीटा ई डेल्टा एस कॉस थीटा छोटे से सरफेस के लिए, और अगर एक बहुत बड़ा सरफेस है और उसको इंटीग्रेट करके टोटल निकाला जाए तो टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है गॉस थ्योरम से। ठीक है, चलिए अब गॉस थ्योरम के कुछ जहां पर यूजेस वगैरह हैं वो बताए गए हैं, जरा देख लीजिए। पहला कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। यस, कैसा भी शेप हो, सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, या फिर स्फीयर हो या फिर क्यूब हो, उसके अंदर जो चार्ज रखा है उसके अंदर चार्ज, उसके अंदर के चार्ज को ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, शेप कैसा भी हो। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि द टर्म्स ऑफ क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ, ओके, इक्वेशन इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। तो इनका ये कहना है
कि एक सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज क्यू यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, कई बार पड़ा है, इन सब का सम ही आपको इस फॉर्मूले में इंक्लूड करना है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर इंक्लूड करना है। जैसे मान लो ये 2Q है, ये 3Q है, ये यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो टोटल सम कितना हो गया 5Q। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 5Q, क्या रख दोगे 5Q, ठीक है। अच्छा, अगला जो पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इनका ये कहना है कि देखिए, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के कारण होता है। ये फॉर्मूला बताया मैंने, EdS बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के चार्जेस के कारण भी होगा, लेकिन ये जो चार्ज है वो केवल अंदर वाला चार्ज ही होगा। मतलब फ्लक्स के लिए आपको अंदर वाला चार्ज लेना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सभी चार्जेस के कारण होता है, ठीक है। ये वाली बात कुछ जहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। और यहाँ पर एक बात और कही जा रही है कि द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन इसके बाद जो आएंगे, उसके लिए जो आप सरफेस चूज करेंगे वो गॉसियन सरफेस होती है, और वो किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे भी आपको बनाना हो, जिस तरह का भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, शेप होती है, ठीक है। और गॉस लॉ का उपयोग करके जो भी डेरिवेशंस वगैरह होती है वो बड़ी इजीली से सॉल्व हो जाती है। ये सब चीजें बताई गई हैं। अब इसके जो एप्लीकेशन है बेटा, देखिए इसके जो एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं पहले इस सवाल की बात कर लेते हैं। ये एक सवाल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं आपको। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक सरफेस है 1, ये एक सरफेस है 2, ये एक सरफेस है 3, ठीक है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं या इस सरफेस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप इधर की तरफ होगी, इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन का एन कैप इधर की तरफ होगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर जो है इस सरफेस का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यहां पर एन कैप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। और अगर ये तीसरी सरफेस को बोलते हैं कर्व सरफेस, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर की ये वाली सरफेस कर्व सरफेस होती है। तो कर्व सरफेस का अगर मैं इसका एरिया लूंगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखूंगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर हम तीनों का फ्लक्स निकालते हैं, इसका फ्लक्स निकालते हैं मान लीजिए φ1, और इसका फ्लक्स निकालते हैं मान लीजिए φ2, और इसका फ्लक्स निकालते हैं φ3, तो आप देखेंगे फॉर्मूला हम लगाएंगे EA cos 180 डिग्री, EA cos 0 डिग्री, EA cos 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर प्लस कितना होता है 0, 180 डिग्री पर कितना होता है माइनस EA आ जाएगा, ठीक है, φ1 की वैल्यू, और φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री पर EA प्लस की आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि cos 0 डिग्री है तो वो प्लस की आएगी, ये माइनस डिग्री है तो ये माइनस की आएगी। इन सबको आप ऐड करोगे तो नेट आपको मिलेगा 0, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इंटर किया उतना ही यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो आंसर है 0। एक पाइप है, जितना पानी इधर से आया उतना बाहर निकल गया, तो फ्लक्स कितना होगा 0। तो ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। अब रही इसकी लास्ट चीज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। तो गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है इनको मैंने डिटेल में वन शॉट में पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का गॉस लॉ के बेसिस पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है λ/2πε0 होता है इनटू r, ठीक है। तो लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन इसमें करके नहीं दिखाया जा सकता, उसको मैंने वन शॉट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। इसी तरह से एक सीट है, प्लेन सीट है, प्लेन सीट के कारण भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है आपका σ/2ε0 आता है, ठीक है। इसके लिए भी आपको थोड़ा वन शॉट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेरिवेशन में करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा ये लेक्चर। इसका एक एप्लीकेशन है, ये वाला जो एप्लीकेशन है कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज
थिन स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है हमारे पास, उस आर रेडियस का है, इसकी सरफेस पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो इसका डेरिवेशन हम करते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं कि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम करते हैं गॉस लॉ के बेसिस पर, तो उसके बेसिस पर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन देखना है तो आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये आपका एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।